आपको मैं एक ऐसे टॉपिक पे लेक्चर देने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इससे रिलेटेड चाहे वो बीएड हो, चाहे वो पीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे ऐसे हो, इन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर साल इससे प्रश्न बनते हैं और ये नॉलेज पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना क्या होती है, कब हम किसी को कहेंगे सूचना। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, सुने होंगे आप, एक होता है हियर और एक होता है लिसन। एक बोलते हैं हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, तो हम बचपन में सुनते थे कि दोनों क्या है, हम हियरिंग हो रहा है या लिसनिंग हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसको समझिए, उससे हमको समझ में आया कि सूचना क्या होता है। तो हियरिंग मतलब होता है कि हमारे सामने चर्चाएं चल रही हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं, कान में बातें जा रही हैं लेकिन हमारा वहां ध्यान नहीं, ये हम हियरिंग कर रहे हैं। लिसनिंग मतलब हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर सुन रहे हैं और उस पर अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ला रहे हैं। तो ये हमारा किसकी बात हो गई, लिसनिंग की बात हो गई। तो सूचना कब होता है, सूचना में हम कोई चीजों को जो इंफॉर्मेशन यानी कि आदान प्रदान होना, किसी भी बातचीत का, किसी मुख्य चीज का आदान प्रदान होना, ये क्या कहलाता है, सूचना। और उस सूचना के द्वारा हम किसी चीज में हम अनुप्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं या किसी जगह पर इसके प्रयोग करते हैं, तो उसकी क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मेन मतलब यही होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। मैं जो आज डिस्कस करेंगे हम लोग का मकसद है डिस्कस करने का, वो है कि इस जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, इसका क्या अनुप्रयोग होगा। तो इसका अनुप्रयोग कई फील्ड में हो सकता है, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, वो टॉपिक है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग। प्रौद्योगिकी मतलब ही अनुप्रयोग होता है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग होगा, कहां पर, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सबसे पहले देखिए कि एक डेफिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन तो सीधे आते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी, सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा आपको। ये ज्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो 100 वर्ड्स या फिर उससे अधिक के वर्ड्स में आ जाएंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी में सीधे जो पहला सिलेबस आपको दिखेगा कई जगह पर, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या आवश्यकता है, क्या उससे लाभ है। इस तरह से प्रश्न इसमें पूछते हैं और ये अधिकतर बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था। और ये आपको अगर सीजीपीएससी की बात करेंगे तो सीजीपीएससी में यानी कि जो स्टेट पीएससी है उसमें जो पेपर नंबर 4 है, उस पेपर नंबर 4 के भाग 3 में पहला टॉपिक है, भाग 3 का पहला टॉपिक है कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किसमें, ग्रामीण क्षेत्र। तो अभी हम लोग इसमें आते हैं कि ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, एक पहला डेफिनेशन समझते हैं। तो क्या है, सूचना को संचित और संप्रेषित, सूचना को संचित या संप्रेषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसके साथ कंप्यूटर अपने आप जुड़ जाता है, उसके साथ इंटरनेट अपने आप जुड़ जाता है। ये जितने भी आज हमारी जो नई प्रौद्योगिकी नीति के हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से जो भी चीजें आएंगी उस सब का क्या करना, उसको क्या करना, संप्रेषित करना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में समझेंगे, द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग और सेंडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, एक जगह से दूसरे जगह भेजने में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको जरूर समझ लीजिए इसके बारे में कि ये क्या होता है। अब आते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। रूरल एरिया में क्या, अब क्यों एक रूरल एरिया को पकड़ा गया, क्यों इसके बारे में अधिक चर्चाएं होती हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्यों बाहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो
इसके लिए एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। इस वर्ड को समझिए, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि डिवाइड मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है? बांटना, डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटली डिवाइड। अब देखिए दो क्षेत्रों को समझिए, एक क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, एक क्षेत्र है अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो आवश्यकताएं या जो भी चीजें हम उपयोग करते हैं, गवर्नमेंट की योजना हो चाहे कुछ भी हो, उन बीच में जो दूरियां होती है, जैसे आप जाएंगे गांव में, पहले क्या होता था, अब तो नेटवर्क अच्छा हो गया, जैसे गांव जाते थे तो सारे नेटवर्क हमको मिलते रहते। उस समय हच का नेटवर्क हुआ करता था, बाद में हच क्या बना, वोडाफोन। तो कुछ नेटवर्क नहीं मिलते हैं, अभी भी स्थिति है, इंटरनेट सुविधा नहीं मिलती, यानी कि जो लाभ हमारे जो शहरी क्षेत्र में सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, वो लाभ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रही है। तो ये जो डिफरेंस हुआ किस चीज का हुआ? डिजिटलाइज मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का। तो इसमें जो अंतर हुआ उसी वर्ड को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। अब इस डिजिटल डिवाइड के कारण ही किसका जरूरत पड़ा? सूचना प्रौद्योगिकी को इतना ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ा। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र को ही करने का कारण क्या था कि हम सब जानते हैं सेंसस 2011 के आधार पर 70% जो आबादी है भारत की वो किसमें भी कहां से बिलोंग करती है? ग्रामीण क्षेत्र में। और हमारे देश का जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? वो भी किस पर निर्भर करती है? कृषि। आज के डेट में सारे इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज बंद है, फिर भी आज खाना पीना सब हमको इस खराब समय में, इस बुरी परिस्थिति में, जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस समय भी आज के डेट में हमको भोजन खाद्य पदार्थों की दिक्कत नहीं हो रही है। हमको इंडस्ट्री की आज के डेट में जरूरत नहीं है। आज के दिन में जो कठिनाई आ रही है उसमें किसकी जरूरत है? भोजन की आवश्यकता है, और वो भोजन आसानी से मिल रहा है। क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि आज की स्थिति में भी कृषि प्रभावित हुआ होगा, हो रहा है, लेकिन फिर भी आज उपलब्धता बढ़ी हुई है, उस पर ज्यादा कोई भी पाबंदियां नहीं लगाई गई, क्योंकि अगर उस पर प्रभाव किया, उस पे अगर कुछ हुआ तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी तुरंत गिरेगी और इवन खाना पीना के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसी कारण से तो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र में लाना, यानी कि हम जानते हैं, एक चीज हम समझ सकते हैं कि जब तक हम आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंचे, आखिरी व्यक्ति कौन होता है? सबसे जो गरीब वर्ग का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का हो, जिस पर पहुंच पाना दिक्कत है, उस क्षेत्र में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हमारा मेन मकसद है सूचना प्रौद्योगिकी का कि गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के आधार पर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। भारत में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? भारत की सबसे बड़ी दिक्कत बाकी देशों से अंतर में, दिक्कत कहने का मतलब है कि कहां हमको कठिनाइयां आती हैं। हमारी कठिनाइयां यहां आती हैं कि भारत में जो पढ़ते हैं वो कृषि नहीं करते, और जो कृषि करते हैं वो पढ़ते नहीं। तो ये जो आज की डेट में भले सुधार हो रहा है, लेकिन शुरू से जो प्रथा आती जा रही है, उस प्रथा में आप देखेंगे कि पहले जितने भी कृषि करने वाले हैं वो उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनका पूरा कंसंट्रेशन बचपन से ही किसमें रहता है? कृषि में रहता है। पढ़े तो कुछ 8वीं तक 10वीं तक पढ़े, लेकिन जब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये कोई भी योजना को निकालती है या कोई भी आइडिया देते हैं, या फिर किसी, चाहे खेती से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा के संबंधित हो या एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो जो योजनाएं होती हैं उन सबको वहां पहुंचाया कैसे जाए? क्योंकि मकसद क्या है? कोई भी योजना निकालने का लाभ कब होगा? जब वो सामने वाला उस चीज को समझेगा। तो इस चीज को समझाना कि हमने एक कार्य चालू किया है, उस कार्य को आपको इस तरह से करने से आपको लाभ होगा, उस लाभ को समझाना ही मकसद किसका है? सूचना प्रौद्योगिकी। समझ में आया? तो इस सूचना प्रौद्योगिकी की क्यों आवश्यकता पड़ी? समझ में कि जो डिजिटल डिवाइड है, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को दूर करना, यही मकसद है किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का। अब इस सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसके अंदर इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, तो इसकी क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, किस एरिया में हमको मदद करने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि एक योजना की शुरुआत हुई, एक योजना जैसे शुरू में हुई थी जनधन योजना, आप सुने होंगे। अगर ये जनधन योजना के बारे में असली किसको जरूरत थी? जनधन योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए आया था,
कि सबका खाता होगा तो गवर्नमेंट उसमें आसानी से पैसा ट्रांसफर करे, या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आपको उज्ज्वला योजना से आपको जो गैस का सब्सिडी था वो डायरेक्ट ऑनलाइन आ जाए अकाउंट में। इन सब चीजों के लिए शुरू किया गया ये जनधन। कई अकाउंट खुले, कई गवर्नमेंट इसकी प्रचार करती है कि हमने अकाउंट खुलवाए। तो ये कब पॉसिबल हो पाया? जब लोगों तक हम पहुंच पाए कि हाँ ये जनधन अकाउंट भी कुछ है। और केवल बोलने से नहीं हुआ कि गवर्नमेंट मैंने ये योजना ये काम बोला और भारत के लोगों को आप जान रहे हैं यहाँ के लोग कोई भी चीज थोक बजा के देख के लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जाके कुछ सामान खरीदने, मिर्ची भी खरीदना, देखेंगे मिर्ची क्वालिटी क्या है। यानी कि सब चीज का यहाँ पर थोक बजा के लेते, जब तक पूरा नहीं समझ में आए, भले उससे पढ़े लिखे ना हो, उतना जानकारी नहीं हो, सब ज्ञानी है। तो इस कारण से गवर्नमेंट को तो सबसे पहले योजना बनाने के साथ लोगों को बताना भी पड़ा कि क्या क्या आएगा। तो उसी में एक कहानी निकली थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, कब आएंगे नहीं बताया था। चलो, तो ये चीजें भी हुई थी। तो लेकिन आज के डेट में, आज जब कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई तो सबसे बड़ा काम यही किया। क्या काम किया? जिसका भी जनधन अकाउंट था उसको सरकार ने 500 रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता की। अगर ये नहीं खुला होता तो पहले पता ही नहीं चलता कि कौन सा गरीब वर्ग है और कौन सा। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में सारे चीजों का वर्गीकरण बहुत जरूरत है, क्योंकि मकसद मैंने क्या बोला, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। तो ये चीजें, तो कोई भी योजना को पालन करना, तो इस पालन करने के लिए अलग अलग मीडिया का यूज करना, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार हो, किसी प्रकार से, चाहे वो खुद से कियोस्क बनाकर हो, छोटे छोटे सेंटर बना के हो, या कोई योजना लाया जाए। जैसे आपको कई तरह योजनाएं आए, एक एक करके हम लोग कृषि के क्षेत्र की योजनाएं, सारी योजनाएं को हम लोग देखेंगे। वो सारी योजनाएं, या कृषि ऐप आया, कृषि ऐप में, या फिर धना ऐप आया, धना ऐप छत्तीसगढ़ का है। धना ऐप मतलब धना ये जो हमारा ये होगा, खेती होगी, उस खेती का क्या करेंगे, धान की खेती का क्या है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जो रेट वगैरह होगा, कि बिचौलिया जो हैं, जितने भी इस तरह के पैसा का जो हेरा फेरी करते हैं, उनको रोकने के लिए बहुत काम आएगा। तो इस तरह की चीजें, योजना को गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न माध्यम द्वारा, विभिन्न उपकरणों द्वारा सब तक पहुंचाना ही अनुप्रयोग कहलाता है। किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कहलाता है। किसके क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, आप देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। क्या मकसद है? पहला उद्देश्य क्या है हमारा? सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, इनकरेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लोगों को प्रेरित करना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? सबसे पहला वर्ड इसमें जो वर्ड आएगा वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि क्या करना? प्रचार करना। किस चीज का प्रचार करना? जो योजना है, क्यों जरूरत है, लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होती है। तो क्या है पहला पॉइंट? इनकरेज सोशल। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। और साथ में मैं बता देता हूं कि आपको इसमें एक लिंक दे दी जाएगी, और इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में या उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां से आप टेलीग्राम में जाएं, वहां से आप अपना मेल आईडी मेरे को दें। मेल आईडी पे आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के पॉइंट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर काफी बड़ा होगा, काफी आंसर बढ़ा लिया गया है, लेकिन आपको उसको प्रिसाइज करके आपको सारे पॉइंट्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स को उठा के लिखना है और वापस से मेल आईडी पे भेजना है, तो उसको मैं चेक करूंगा। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल वहां पर देखें। तो यहां पर है मेल आईडी, आप देख लीजिए। मेल आईडी आप मेरा क्या है? satish.trph satish.trph@gmail.com। इस पे आप मेल कर दें, इस पे आपको नोट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यार। तो पहला पॉइंट क्या था? सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। मकसद क्या? एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण विकास में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, स्ट्रेंथनिंग द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप सूचनाओं को आदान प्रदान करने का, क्योंकि अगर मीडिया नहीं है, अगर मीडिया यानी कि मान लीजिए किसी घर में टीवी भी नहीं है, बेसिक चीजें, तो एक बचा रेडियो भी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे जो लोकल लेवल पे है, पंचायत लेवल पर, उस पंचायत लेवल पर लोगों को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे क्या करना पड़ेंगे? कियोस्क सेंटर डालना पड़ेगा, सूचना केंद्र डालना पड़ेगा। इसका मकसद है सूचना केंद्र का डालना।
आप देखे होंगे एसबीआई अपना छोटा छोटा कियोस्क जहां 1 लाख रुपए तक का योजनाओं को 1 लाख रुपए तक का आदान प्रदान किया जा सकता है वहां पर। तो ये करने से लोग अपने घर पे जब चीजें पाने लगेंगे तो उस योजनाओं का उनको आसानी से लाभ हो पाएगा। अगला है इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जितने भी ग्रामीण विकास में के लिए पहल किया गया है, जितने भी ग्रामीण विकास के लिए जितने भी जैसे योजना आती हैं उन सारे, मान लीजिए ग्रामीण सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, एक छोटे छोटे योजना है, उन सारे योजनाएं तो निकल गई, लेकिन जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो उसका लाभ हो सकता है उसका पैसा आए और कोई खा ले। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए पहले बात हमको जागरूक होना होगा। हम जिस क्षेत्र में हम कार्य करना चाहते हैं उसको जागरूक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा आए हैं, ऑल द इनिशिएटिव शुड बी नोन टू एवरीवन। या तो उसको क्या करना, लागू करना, इंप्लीमेंट करना, यही एक अगला मकसद। नेक्स्ट क्या है, इनहांस पीपुल पार्टिसिपेशन इस नेचर बिल्डिंग, यानी कि प्रकृति निर्माण प्रक्रिया में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना। जैसा मैं बताया कि यहाँ पर अभी भी यह स्थिति है कि लोग किसी पर आसानी से विश्वास करते नहीं, सबको क्योंकि डर है, आज तक जो हुआ है उनके साथ गलत होता है। तो अब जैसे जितना भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा, जितना हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में एक निष्पक्षता रहेगी, जितना आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिचौलियों का बीच में चला जाएगा, बिचौलियां बीच में नहीं होंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट जब हमको दिखेगा कि हाँ मैंने इतना धान की जैसे खरीदी हुई, कोई बोला कि मैं 2500 रुपया प्रति क्विंटल में बेचा, कोई बोले 2300, लेकिन एक रेट अगर फिक्स हो गई तो मेरे को पता है कि मेरे को कितना में बेचना है, और अगर मैं जितना में बेचा पड़ोसी भी उतना में बेचा तो फिर लगेगा कि हाँ निष्पक्ष है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा चीजें क्या हो रही है, क्लियरली सबके सामने हो रही। तो इन चीजों को देखने के लिए क्या किया गया, जितने भी योजना है उनको नेचर बिल्डिंग के लिए, यानी कि उनको इन्वॉल्व करना, गांव के लोगों को ही इन्वॉल्व करना, आपस के लोग में अगर कोई अगर बैठता है तो उसको क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कियोस्क सेंटर खुला और उसमें कोई गांव का ही आदमी बैठा, तो ऐसे भी जैसे आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जितने बैंक रहते हैं उसमें एक गांव के आदमी रिक्रूट रहते हैं, भले वो गवर्नमेंट रिक्रूट नहीं करती है, पार्ट टाइम के लिए वहां रहते हैं, जो उस भाषा को अच्छे से समझते हैं वहां के क्षेत्र के लोगों को, और वहां पर उसमें क्या करते हैं, फॉर्म फिलिंग करना या फिर योजनाओं के बारे में बताना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट योजना निकालती है या फिर कोई इनिशिएटिव करती है तो उसको लोगों तक पहुंचाना, तो वो चीजों को पता। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आरोग्य सेतु ऐप की प्रचार मोदी जी ने रेडियो तक में आके की, हर जगह उसको किया गया, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो भी आरोग्य सेतु की बात हो रही है। तो लोग अगर जब इस चीज को हर जगह सुनेंगे तो उसके बारे में समझेंगे कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है कि इसकी जरूरत है, ये हमारे पास है, तो हमको पता चल जाए कि हमारे आसपास कोई भी कोरोना पेशेंट है कि नहीं है। तो इससे ये ऐप के जरिए इस तरह की सूचनाओं को देना भी काफी अच्छा माना जाता है, और ये तभी सक्सेस हो सकता है जब लोग इन्वॉल्व। अगर मान लीजिए कि इस ऐप को कोई डाउनलोड ही नहीं करे तो गवर्नमेंट की योजना निकालना विफल हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि तभी हो सकता है जब लोगों को क्या, ऐप तो कई सारे हैं लेकिन इसी को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको डाउनलोड करने से आपको पता चलेगा, एक बात बोल दी कि आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कोई नहीं। तो बिल्कुल है, ऐसा बात से ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि लोगों को समझ में हाँ इसको करना चाहिए, इसको करने से हम ही को फायदा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करें। नेक्स्ट है इंश्योरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। यानी कि जैसे हम लोग डिजिटल डिवाइड में देखें कि गांव के लोग उतना ज्यादा एजुकेशन हो चाहे किसी चीज में हो उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या तो फिर उस जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में रहते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, उनको कहाँ गांव जाने की, गांव से शहर जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ एरिया, कुछ लोग जो सक्षम नहीं होते हैं वो गांव में रह जाते हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए योजनाएं आए या जो भी आए, लेकिन फिलहाल उनकी जीवन को बेहतर शैली में लाने के लिए, सब चीजों से जोड़ने के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, एक जाल बनाने के लिए ये सब चीजों की बहुत जरूरत है। तभी क्या होगा कि उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक नई लाइफ स्टाइल मिलेगी, और नई लाइफ स्टाइल मिलेगी कब हो सकता है, जब हम उन तक पहुंचे, यानी वो हमारे के लिए क्या है, आखिरी व्यक्ति, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। नीति आयोग का भी यही था कि हमारा पहला टारगेट है कि आखिरी व्यक्ति तक, शुरू से हम नहीं करेंगे, हम पंच लेवल से चालू करेंगे। तो ये सब चीजें आती हैं, और इसके अंदर कई भी प्रकार के, तो ये चारों पॉइंट आप समझे होंगे
क्या क्या पॉइंट्स है, पहला देख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विकास में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ग्रामीण विकास को पहल को लागू करना, प्रकृति निर्माण प्रक्रिया में लोगों को भाग लेना, और लास्ट है जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो ये इंपैक्ट है, ये उद्देश्य है किसका, सूचना प्रौद्योगिकी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण किन किन क्षेत्रों का विकास किया जाता है या किया जाना चाहिए, उन क्षेत्रों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र आता है, वो जो पहला क्षेत्र है वो है कृषि क्षेत्र। पहला क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या रोल हो सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एरिया, किन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम उनको दूसरा इस डिजिटल डिवाइड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य, तीसरा क्षेत्र है शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, और एक क्षेत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोक निर्माण करना, निर्माण कार्य, जैसे प्रधानमंत्री योजना जो थे सड़क निर्माण योजना। तो मुख्य रूप से यही क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सारे क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे कि इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, किसको बढ़ावा देने के लिए, केवल सूचना पहुंचाने के, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। तो हम एक एक करके देखेंगे, कृषि में कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य में कौन कौन से हैं, शिक्षा में कौन कौन से हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से हैं। ये चारों को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का कहां पर क्या अनुप्रयोग होता है। अगर अब और इस बात पे अगर देखें तो हमको मकसद ये है कि हम भारत की केंद्र सरकार की योजना को देखें, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के में योजनाओं को भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको जोड़ने के लिए क्या क्या ऐप लाया है या फिर क्या किया। अब देखिए, तो इसकी शुरुआत जो हो गई सूचना प्रौद्योगिकी की, इसकी शुरुआत के बाद आप समझेंगे कि इसके में सबसे पहला जो सूचना प्रदान करने के लिए जो टेक्निक यूज किया गया, उसके लिए एक वर्ड है जिसका नाम है कम्युनिटी रेडियो। क्या नाम है, कम्युनिटी रेडियो, सिया, कम्युनिटी समुदाय रेडियो। कम्युनिटी रेडियो द्वारा कई चीजें की गई। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है समझते हैं उसको, फिर एक एक करके उस पे आएंगे। सीआर बोलते हैं इसको, सीआर। कम्युनिटी रेडियो का मकसद था, रेडियो क्या होता था कि गांव के लिए सबसे बड़ा चीज क्या था, रेडियो में प्रसारण करना। आज भी देखेंगे लोकवाणी जो यहाँ की है, लोकवाणी, पहले रमन के गोठ हुआ करते थे जब रमन सरकार थी, बाद में लोकवाणी होने लगी। ठीक है, उसके बाद आप संडे को देखते होंगे मन की बात। ठीक है, ये सब चीजें लोकवाणी होगी, मन की बात। तो ये रेडियो के थ्रू प्रकाशन करने की बात हुई, और सबसे पहले शुरुआत अगर बोला जाए सूचना प्रौद्योगिकी की किस माध्यम से हुई, तो रेडियो से ही हुई। किससे हुई, रेडियो से। और इसके लिए एक हुआ गया समुदाय रेडियो। क्या बोलते हैं इसको, समुदाय रेडियो। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसके लिए मन की बात योजना गवर्नमेंट लाई है, जो योजनाओं को रेडियो के थ्रू बताती है। उसके बाद आगे लोकवाणी में भी सरकार अपनी योजनाओं को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो ये सारे चीजें किसके अंतर्गत आती है, कम्युनिटी रेडियो। हम अब देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन कौन सा अलग अलग योजनाओं की आवश्यकता पड़ी और किसका क्या कार्य है उसको समझें। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, कृषि के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सूचना प्रौद्योगिकी का हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग के अंदर सबसे पहला और आज के डेट का सबसे महत्वपूर्ण जो एक शुरुआत हुई है देश में, वो है आधार। आधार आने से काफ़ी चीज़ें हमारी आसान हुई है और
सभी के पास अनिवार्यता रूप से आधार आज के डेट में मौजूद है। अधिनियम 2016 में आई थी, इसके बारे में आप जानकारी आप कई जगह पढ़ सकते हैं। तो आधार को ही एक रूप माना गया और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के द्वारा सारे चीज़ों को हम क्या किए, एकत्रित करके आगे बढ़ाया गया और सबको कनेक्शन दिया गया कि एक पर्टिकुलर आईडी रहेगा जिसके से सारा चीज़ें क्या होगी, कनेक्टेड रहेगी। और ये कनेक्टेड होने से क्या होता है फायदा, जैसे आप आज के डेट में देख रहे होंगे, जैसे डिजी लॉकर आता है। डिजी लॉकर में आप देखिएगा जैसे आप अपना नंबर डालते हैं, आधार कार्ड के थ्रू आप CBSE 10वीं का मार्कशीट, आप अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट, आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको उसमें स्टोर कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट द्वारा उसको वैलिड किया गया है। यानी कि एक ही फ़ोन नंबर से जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है उसके थ्रू ही आप सारा चीज़ें आप सुविधा ले सकते हैं। आप उज्ज्वला योजना में देखे होंगे, गांव-गांव में जहां पे सिलेंडर का वितरण हुआ था, गैस का वितरण हुआ था, उसमें आपको जो सब्सिडी है वो सीधे आधार लिंक्ड है। आधार लिंक में आपको क्या है, अकाउंट लिंक्ड है और डायरेक्ट ट्रांसफर का, जिसको हम लोग DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, उसके थ्रू आपको जाता है। तो आधार एक बहुत बड़ा क्या है, एक आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है सबके लिए और इससे सारे चीज़ों को कनेक्टिविटी दी गई है। अगला है एक योजना जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा चालू की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, नाम है उमंग। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं कॉमन चीज़ों को, फिर देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। उमंग जनरली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन दोनों के समन्वय में इसको बनाया गया था कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। अब एक वर्ड आया यहाँ पर, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, यानी कि ई शासन। ई शासन का मतलब क्या है, मकसद क्या था, मकसद था पारदर्शिता लाना, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार का जब भी चीजें ऑनलाइन होती हैं या सबके सामने रहती है तो उस पर भरोसा अधिक होता है और उस भरोसा को बनाने के लिए और ये बिचौलियों लोगों से बचने के लिए सारा चीज़ों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया गया। और ऑनलाइन करना यानी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का उपयोग करना, सारा चीज़ों पेपरलेस काम करना, सारा चीज़ों को ऐप के थ्रू या मोबाइल इंटरनेट कम्युनिकेशन के थ्रू काम करना, ये क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस जो डिवीजन बनाया गया था उसके साथ और एक केंद्र सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और लोगों तक पहुंचने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मीडिया के थ्रू ये सारे चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक योजना चालू की गई थी, इसका नाम क्या था, उमंग। आगे देखते हैं, एक है गर्भ ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। गाँव के क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण हो रहा था, लोगों को कनेक्शन दिया जाता था, सप्लाई तो पहुंची लेकिन लोग उसमें क्या चोरी होने लगा या फिर लोगों को समझ नहीं थी। ये सब चीजों को दूर करने के लिए, कनेक्शन अप्लाई करने के लिए, कनेक्शन फॉल्ट होने के लिए, सारा चीजों को देखते हुए एक ऐप चालू किया गया था जिसका नाम था गर्भ ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। ठीक है, नेक्स्ट भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जिसको भारत नेट द्वारा भी जाना जाता है, इसके द्वारा भारत नेट द्वारा भी जाना जाता है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल कह सकते हैं, इसी में क्या हो गया, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क में आएंगे तो नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेटवर्क जनरली हम लोग 3 प्रकार से समझते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन और तीसरा होता है दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जनरली लैन का मतलब हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं उसका मतलब होता है कि जो हमारे एक सीमित दायरा में हो उसे कहते हैं लैन। ऐसा नहीं है, सिस्टम जैसे मान लीजिए कि IRCTC का या SBI का एक अपना ऐप है जिसका एक क्लोज ग्रुप है, वो सब भी किस में आते हैं, लैन में ही आते हैं। ठीक है, रेलवे की वेबसाइट वो भी किस में आएगी, लैन में आएगी। भले हम लोग उसकी वाइड नेटवर्क लगे हम बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक सीमित जोन पे है जहां पर हमको एंट्री करने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें प्रोफाइल पासवर्ड या ईमेल वगैरह, जो ईमेल में भी जैसे हम लोग पासवर्ड वगैरह डालते हैं, सब किसके अंदर आते हैं, लैन में आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन केबल्स देखें उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स भी होते हैं, तो उस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, लैन। उसके बाद आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
कई लैंड एरिया को जोड़कर एक मेट्रोपॉलिटन मतलब नहीं कि मेट्रो में हो, ऐसा नहीं है, कई लैंड के सब डिवीजन मिलाकर, यानी कि एक जैसे एसबीआई का क्या था कि जितने एसबीआई के यूजर होंगे वही यूज करेंगे, तो इसी की तरह जैसे आईआरसीटीसी का है, जितने आईआरसीटीसी वाले वो यूज करेंगे, जीमेल का है तो जीमेल यूज करेंगे। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, मैन में कई एक साथ मिलकर एक हब पे काम करते हैं, यानी कि कई लैंड के जोड़कर हम क्या कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, मैन। वाइड एरिया नेटवर्क WAN मतलब इसमें कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, ओपन टू यूज, सब के सब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग की जरूरत बहुत पड़ती है, यही नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में काम करते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाना का काम चालू हुआ कि गाँवों में क्या करना, आपको ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना, उसी का नाम क्या है, यानी कि पूरे हर तरफ जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचेगा उससे ब्रॉडबैंड बढ़ेगा, ब्रॉडबैंड से इंटरनेट आएगा, इंटरनेट से आपको क्या होगा, सूचनाओं का दौर चलेगा। तो ये एक नेट चालू किया गया था जिसका नाम है भारत नेट, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, कई किलोमीटर लंबा, 20,000 किलोमीटर लंबा आपको एक नेटवर्क बनाया गया, इसका नाम था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, और इसको भारत नेट के नाम से डाला। मकसद इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना। ठीक, नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं एक संस्था है, ऐसे लोगों के लिए आया जो पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं, ठीक है, जैसे 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में पढ़ाइयों को छोड़ दिया, यानी ये रिलेटेड किससे है, शिक्षा से संबंधित, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, कौन, स्वयं। स्वयं यहाँ पर भी लिखा गया है, शिक्षा से संबंधित, जब पढ़ेंगे उसको अलग से देख लेंगे। स्वयं क्या है, स्वयं का कहना क्या है, स्वयं एक ऐसा ऐप है, ऐसा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें काम किया जो 8वीं से लेकर जो ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक दोनों समय तक जो पढ़ाई पूरा नहीं कर सके और जिनके अंदर इच्छा है तो उसको गवर्नमेंट डिग्री प्रोवाइड करके डिप्लोमा देकर उनको घर पहुंच सेवा, यानी कि उनको ऑनलाइन तैयारी कराकर ये सारा चीजें कर उनको अपने जो पढ़ने की इच्छा उनको पूर्ति करने के लिए एक योजना लाई थी जिसका नाम क्या था, स्वयं। नेक्स्ट है किसान सुविधा। किसान सुविधा और किसान सुविधा ऐप दोनों एक जैसे हैं। किसानों को उच्च मूल्य, जो सही मूल्य है वो पता चले, उर्वरक किस प्रकार के उर्वरक जाएं, किस प्रकार के किस खेती की कितने रेट मिल रहे हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की रेट क्या है, तो उस सारे चीजों का इंफॉर्मेशन, मौसम का पूर्व निर्माण, किसान से संबंधित पूसा मोबाइल ऐप भी है, किसान कॉल सेंटर भी है, ये सब किसान सूचना केंद्र सब इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर भी किसान सुविधा में एक ऐप बनाया गया जिसका काम था कि जैसे किसानों को ये पता चले कि पूर्व निर्माण, मौसम का पहले से पता चल जाना, उसके बाद उसके आगे समझेंगे कि फर्टिलाइजर्स की क्या, किसी उर्वरकों की किस प्रकार के इस्तेमाल, किस फसलों को उपयोग करना, ये सारे चीजें किसमें आई थी, किसान सुविधा। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार, देखिए क्या होता है कृषि बाजार, नेक्स्ट क्या है देख लीजिएगा, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या था कि जनरली हम लोग इसमें जैसे कृषि मेला होता है, इसमें क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था इसी साल, तो इस तरह के मेला क्या होता है, रायपुर में हुआ था, ये सब इस तरह के मेला क्या होते हैं कि जैसे आप किसी क्षेत्र में कुछ एक ऐसा खेती कर रहे हैं जो यूनिक है और इसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक बाजार बनाए जिसमें क्या होगा कि आप एक मेला क्रिएट करें जिसमें आप अपने अपने प्रकार के जो अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, उन सारे चीजों को प्रदर्शित करना और उसको बेचना। ये एक तरह से क्या लाया गया, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे केंद्र मिलकर, मतलब जितने भी राज्य हैं मिलकर एक जगह ये सब चीजों का बाजारीकरण हो, और उसमें क्या कहते हैं, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार इसी कहते हैं। और इसका जनरली क्या है कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक जगह, सारे खेती को एक जगह, क्योंकि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम सामने खड़ा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सबको एक साथ एकीकृत जगह पर लाके रख सकते हैं। ई जिला और ई पंचायत, ई जिला का काम है, ई जिला बनाना मकसद ये था कि सीधे सारा चीजों को कंप्यूटराइज करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज करना, डिजिटलाइज करना, डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑपरेशन कैसे करना, पेपरलेस करना, यही मकसद है किसका, ई जिला बनाना और ई पंचायत बनाना। इसी में एक वर्ड आता है ई चौपाल, जो पिछले साल का क्वेश्चन भी रहा है, ई चौपाल। ई चौपाल, ई चौपाल क्या है समझिए, इंग्लिश में भी इसको ई चौपाल ही बोलते हैं। ई चौपाल क्या था इसको समझिए। ई चौपाल में यह एक किसके द्वारा चालू किया गया था, एक कंपनी है जिसका नाम जानते होंगे आप, आईटीसी कंपनी है, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी, इसके कई नाम बार बार चेंज हुए।
आईटीसी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी प्लस केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार मिलकर एक निर्माण, कई गांवों को समूह मिलाकर एक उसी गांव के आदमी को रखकर एक केंद्र बनाया गया जो सारे प्रकार के सुविधाओं को वहां पर वर्णन करेगा और उसको लोगों को समझाएगा, सारी योजनाओं को, सारी सूचना प्रोवाइड करना, कृषि संबंधित, हेल्थ संबंधित, सारे संबंधित। और ये प्राइवेट कंपनियों को इसमें क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, इसलिए यहाँ पर इसका नाम पड़ा है ई चौपाल। ये मोस्टली आईटीसी कंपनी द्वारा संचालित था, ई चौपाल। पिछले बार क्वेश्चन आया था, ये भी एक प्रकार की सूचना संबंधित है जिसमें ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करके लोगों तक सूचना को पहुंचाना मकसद था। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना है उसमें देख लीजिए। पहला क्या है, किसान पोर्टल। किसान पोर्टल में आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप वहां से सारे सूचनाओं को देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ जो खेती करते हैं वो पढ़ते नहीं और पढ़ने वाले खेती नहीं करते। इसका मकसद है कि उनको जानकारी देने का काम होगा, क्योंकि विदेशों में कई जगह कमी उपलब्धता, संसाधन की उपलब्धता से हायर प्रोडक्टिविटी बनाई जाती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो उस कैसे होती है, इसका मतलब है जरूर उसमें कुछ बीज का प्रकार हो गया, बीज का जीन हस्तांतरण हो गया, किसी प्रकार से बीजों को क्या करना, उसकी उपलब्धता को बढ़ाना या फिर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सारे चीजों को, कितना उर्वरक डालना, ये सारी जानकारियों के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम था किसान पोर्टल। उसके बाद आया एक बीमा योजना भी आया गया जिसको ऑनलाइन किया गया। पहले जो पेपर में कार्रवाई होती थी, यानी कि फसल बीमा, क्योंकि हम जानते हैं जरूरी नहीं है कि कृषि हमेशा एक समान हो, क्योंकि मौसम पे भी निर्भर करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फसल अच्छे होने के बाद भी मौसम बिगड़ते हैं और फसल का नुकसान हो जाता है, और जो किसान होते हैं उनकी पूरी रोजी रोटी उसी पर निर्भर होती है। मेनली किसान हमारे यहाँ कौन से हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए करते हैं, तो वो किसानों के लिए क्या लाया गया, एक फसल बीमा पोर्टल लाया गया जिसपे वो अपने फसलों का बीमा करा सकते थे, और बीमा कराने पर अगर कहीं भी कुछ नुकसान हो तो उसको सरकार पैसा दे देती, बीमा कंपनियां पैसा दे देती। किसान सूचना केंद्र एक सेंटर बनाया गया, कई गांवों को मिलाकर एक बीच में सेंटर बनाया गया जहां पर सारी कनेक्टिविटी देकर और क्या बनाया गया, वहां पर जिस तरह की सूचना चाहिए, जिस तरह की जानकारी चाहिए वो किसानों को मिल जाएगा। एक है कॉल सेंटर, जैसा मैं पहले बताया, ये भी किसान सुविधा के अंदर आया। एक नंबर डिसाइड किया गया जिसपे फोन करने पे आपको सारी किसानों को जानकारी मिल जाएगी। वो नंबर था 18018015551। ये जो नंबर है, इस पे कॉल करने से आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगा खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित, आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। पूसा मोबाइल है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी किसानों से संबंधित है। ई पशु हाट पोर्टल, पशुओं के संरक्षण के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया, पशुओं के खान पान के लिए, दवा के लिए, इन सब के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया, इसका नाम था ई पशु हाट पोर्टल। ये सारे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। अब आ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं हम राज्य स्तर पर क्या क्या था। राज्य स्तर पर ई ग्राम स्वराज, गांवों की संरक्षण के लिए किया गया। भूइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, भूइयां भू अभिलेख प्रणाली, दो प्रकार, इसके अंदर दो भाग में बांटा गया इसको। इसमें एक भूइयां जो आपको क्या करेगी, खेतियों का जानकारी देगा, जैसे आपको वहाँ का डिटेल्स, कितना जमीन किसका है, खलिहान जो बोलते हैं, वो सारे चीज़ों की नॉलेज देंगे, और जितना किसका जमीन है, ये सारे चीज़ें ऑनलाइन पता चल जाएंगी। ये जो योजना है ये सारे राज्यों में अपने अपने अलग अलग नाम से चालू किया गया है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को जिसके कारण बहुत से डिस्प्यूट भी होते हैं। गाँव में देखे होंगे आप, छोटे छोटे जमीनों के लिए झगड़ा करते रहते हैं। तो ये सारे चीज़ों को, किसका कहाँ पर कितना डायमेंशन जमीन है, किसके नाम पर है, ये सारा चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं सारे लोगों को। तो उस चीज़ को जो ऑनलाइन किया गया वही है ऐप जिसका नाम था भूइयां। इसके अंदर दो चीज़ याद रखिएगा, भूइयां जो खेती के बारे में बताया, और एक होगा भू अभिलेख प्रणाली जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा लोगों की खेती का। धना है अभी यहाँ चालू किया गया था। धना ऐप में क्या था, धान के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ऐप को चालू किया गया कि लोगों को जानकारी मिले, कोई ऐसा ना हो कि कहीं पर किसी को भी त्रुटि हो, किसी को दिक्कत हो, इस कारण से इसको भी ऑनलाइन किया गया और इसका नाम था धनहा ऐप। ठीक है, शिक्षा की तरफ आए तो शिक्षा की तरफ आप देखेंगे तो शिक्षा की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है ई बस्ता। ई बस्ता मतलब ये मकसद इसको लाने का क्या था, ई बस्ता को लाने का मकसद था कि
बच्चों के जो भारी भारी बैग होते हैं उसको क्या करना, कम करना, और ई लाइब्रेरी जैसे होता है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, हम लोग पढ़ाई करते हैं जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को क्या किया गया, ऑनलाइन किया गया। उसमें कई प्रकार के बुक्स क्या किया गया, अवेलेबल कराए गए। मकसद ये था कि गांव में, इसी कारण से आप देखेंगे कि मोबाइल गांव को बांटा गया, कई जगहों पे मोबाइल दिया गया, क्योंकि सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं सब आदमी के पास वो क्या उपकरण हो, जिस उपकरण से ये क्या, इसलिए मोबाइल बांटने का कई योजना है। उसके बाद आज स्वयं, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्वयं के बारे में जो पढ़ नहीं पाए हैं उन सब लोगों को, जो पढ़ने की इच्छा है, तो 8वीं से स्नातक तक के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। ई कक्षा ऑनलाइन क्लासेस को लाया गया, जिसमें आपको क्या घर बैठे आपको पढ़ाई की जाएगी, साथ साथ आपको एग्जाम देने की सुविधा, सारे सुविधा, किताब, लाइब्रेरी, सब चीज़ को रखा गया। उसको का ई कक्षा 24 घंटा आप स्टडी कर सकते हैं, उसको लाया गया। ये दोनों मिला के बनाया गया था, ई शिक्षा और ज्ञान विनिमय, ये दोनों मिलाकर एक ऐप बनाया गया था जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अब हेल्थ की बात करें, ये शिक्षा की बात आ गई, हेल्थ की बात करें, हेल्थ में क्या देख सकते हैं, स्वास्थ्य में हम क्या समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के अंदर तो सबसे बड़ा आज के डेट में क्या था, एक स्मार्ट कार्ड। पहले 30,000 था, अब 50,000 हो गया। स्मार्ट कार्ड सुविधा, इतना अच्छा सुविधा दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, जैसे अभी आयुष्मान भारत इससे जोड़ दिया गया है, 5 लाख तक के इलाज के लिए दिया गया। आज के डेट में सबसे पहले आदमी का जब हेल्थ का इश्यू आता है तो बहुत पैसा लगता है, उससे गवर्नमेंट ने बचाने के लिए हर एक परिवार को कुछ कुछ क्या किया, एक कार्ड निर्माण किया। इस कार्ड से आपको बिना कैश यानी कैशलेस आप इलाज करा सकते हैं। इसके बारे में बिल्कुल आप जानते होंगे, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, आयुष्मान भारत क्या है। ये सारे योजना किससे संबंधित है, हेल्थ से। एक और इसमें आया था टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन ऑनलाइन मेडिसिन यानी ऑनलाइन डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हैं, और इस दिखाने के बाद आपको वहीं पर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे दवाओं का लिस्ट मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। ये चालू किया गया था टेलीमेडिसिन। उसके बाद आप प्राइवेट में भी आजकल यूज करते होंगे, डॉक्स ऐप आ गया है, डॉक्स ऐप, ठीक है। अभी एक और आया है जिसका नाम है एम फाइन। ये सब ऐप हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, घर बैठे वहां से दवाई मिल जाती है, आप दवा ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये सब सुविधा किसके थ्रू हो सका, सूचना संबंधन से संबंधित इंफॉर्मेशन के थ्रू ही बढ़ सका। उसके बाद आज के डेट में जो अभी आपका चल रहा है, जिसको आप आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अभी कोरोना के कारण इसको लॉन्च किया गया था। इससे क्या होता है, इसमें जनरली जैसे शुरू में भी मैं बताया था कि लोगों तक इसको पहुंचाया गया पहले कि इससे आपको खतरा कम होगा। इसके रखने से आपको समझ में आया कि आपके आसपास कहीं कोरोना पेशेंट तो नहीं है, कि आप खतरे के बाहर है, कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम गांव में बैठ के भी आप अपना सिम्टम्स, क्योंकि लोगों को क्या होता है, डर बहुत होता है, किसी को खांसी हुआ तो डर हो जाएगा। ये सब डर को दूर करने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए, ये सब चीजें के लिए आरोग्य सेतु ऐप लाया गया। ये तभी मुमकिन हो पाया जब इसको लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और ये तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी लोगों को दे पाएंगे। तो ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आप लोग डाउनलोड करें, और इसमें सारे सिम्टम्स के बारे में जानकारी दी गई है, अपडेट किया गया है कि आप इसमें कोई भी तकलीफ हो तो आप उसमें बिल्कुल बताएं, ठीक है। तो इस तरह से चीजों क्या है कि हर एक क्षेत्र में आप ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का आप देखेंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ किया जा रहा है। क्योंकि हम देखे हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 44% वन क्षेत्र है। अब 44% वन क्षेत्र होने के बाद अब इस वन क्षेत्र में आप अधिकतर अनुसूचित जनजाति लोग हैं, तो इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, और इनके पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई योजनाएं गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ शासन कर रही है, और उनको सामान्य जीवन में लोगों के बीच में एक पाथ पे ले आना, ये सबसे बड़ी आज की डेट में एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसमें काम करके लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये तभी हो क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट पहुंच नहीं सकती, हर जगह कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता। हमारे पास एक ही चीज है जो सूचना कहीं तक पहुंचा सकते हैं। विदेशों का खबर आज हमको मिल जा रहा है, ये तभी मुमकिन है जब हम किसी माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस चीजों को पहुंचाएं, और जब कनेक्टिविटी पहुंचती है, ब्रॉडबैंड पहुंचता है, तो विकास अपने आप पहुंच जाता है। क्योंकि हम विकास को तभी समझ सकते हैं जब हम चीजों को ऑनलाइन होता है। जब ऑनलाइन होने लगता है तो हम समझते हैं कि हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी जरूरत महसूस हुई है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या गवर्नमेंट की योजना, गाँव को सड़कों को जोड़ना, ये सब चीजें भी एक तरह से क्या किया गया है। जैसे आप देखे होंगे आजकल चला है कि जो परिवहन मंत्रालय है वो तुरंत क्या होता है, आप किसी रोड पे गए, वहां पे गड्ढा है तो आप उसको ऐप पे डाउनलोड कर दीजिए, तो उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, आप उस पर अपडेट देख सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गए हैं जो गाँव में भी अब क्या करें, दवाइयों का ये कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये सारे चीजों को देखते हुए हमको आज के डेट में समझ में आ गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है, सूचना संचार का काफी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी जिसको और का क्या कहा जाता है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ही बड़ा रोल है किसमें, ग्रामीण विकास में, हर एक क्षेत्र के विकास में है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो विकास किस क्षेत्र का किया जाता है, किस क्षेत्र का हमको करना है, तो हमको क्योंकि हमारा 70% आबादी जिस पे इकोनॉमी निर्भर करती है वो सब कहाँ पर है, गांव में है, तो उसको विकास, इसलिए हम लोग अधिक इस पर ध्यान देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो क्लास। इसका नोट्स पूरा जैसा मैं इसको समझाया, इसके बारे में आपको जो मैं बोला, हो सकता है आप लिख ना पाए हो, तो इन सब के बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सीधे मेरे मेल आईडी पर satish.trph@gmail.com पे आप बताएं, आपको वहां पर क्या हो जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, स्कैन कॉपी, हैंड रिटन मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये सारे चीजों को आपको लिखना है। इससे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 100 वर्ड्स वाले या उससे ऊपर वर्ड वाले, जितने भी हैं क्वेश्चंस आएंगे, और इसको आपको करना है 70, 75, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 8 और 15 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स वाले मैथ्स वाला सेक्शन है। तो ये हम लोग पढ़े थे, हम लोग आज जो हमारा टॉपिक था उसको आप आज समझना होगा आपको, और इसके हर एक के बारे में आपको, सभी के बारे में एग्जाम में नहीं लिखना है, इनमें से कुछ को आपको चुनना है, उसको आप चुनकर इसमें लिखेंगे। जैसे मैं टिक कर रहा हूँ, जिसको आपको लिखना है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसान सूचना के, किसान कॉल सेंटर, ये दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं। धना है भुइयां, ठीक है। ई बस्ता, ई शिक्षा, ये सब को आप शिक्षा में लिखेंगे। हेल्थ में आपको पता है आयुष्मान भारत कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आज के डेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरोग्य सेतु है, इसको आप लिखें, इसके बारे में लिखेंगे। ई शासन है, तो यहाँ पर स्वयं को लिखना है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लिखना है, और एक लास्ट में ई पंचायत। ई चौपाल आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलते हैं। इसमें कौन सी कंपनी का योगदान है, पूरा आईटीसी।